सेल का न्यूक्लियस आप लोग देखे होंगे, ये क्या है? कोशिका है, हर कोशिका में न्यूक्लियस भी है, अगर ये यूकैरियोट है तो है। और न्यूक्लियस के अंदर एक अम्लीय पदार्थ पाया जाता है। इसके अंदर क्या है? एक अम्लीय पदार्थ होता है। इसी अम्लीय पदार्थ का नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये? न्यूक्लिक। न्यूक्लियस के भीतर के पदार्थ का नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर ये पदार्थ क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक द्रव्य में एक पदार्थ है, उसका नाम क्या है? अनेक अम्लीय प्रकृति के कुछ पदार्थ है, और भी चीज है वहां पे, और उसमें एक अम्लीय प्रकृति के पदार्थ है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? ठीक है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका जो खोज नाम जो दिया था, जो खोज किया था, वो था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, इसने खोज किया और फिर बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन? मिक्सर दो प्रकार का नहीं, ये तो आदमी का नाम है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो प्रकार का है, ठीक ना। एक है इसमें डीएनए और एक है इसमें आरएनए। आज हम लोग बात में जा रहे हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। समझ रहे बात? पहला सवाल यहाँ पूछेगा, डीएनए क्षारीय होता है, उदासीन होता है कि अम्लीय होता है? समझ रहे बात? डीएनए क्षारीय है, उदासीन है कि अम्लीय है? तो नाम ही हमने कहा है न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए तो अम्लीय हो गया। फिर आरएनए कैसा है? ये भी अम्लीय है, ये भी क्या है? अम्लीय। इसमें डाउट नहीं है ना। अब मैं अगर आगे ये पूछूं कि अम्लीय क्यों है, फिर दिक्कत होगा। नहीं, ये अम्लीय क्यों है आगे देखते हैं उसका क्या है, पर जानना पड़ेगा इसके अंदर क्या है, तब तो बताएंगे कि अम्लीय क्यों है ये। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल रिंग, पता ही है सब लोगों को, ये डबल हेलिक्स होता है, दोहरे कुंडली की संरचना है ना। इस दोहरे कुंडली की संरचना इसको भी बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, DOUBLE, डबल हेलिक्स। ये दिया किसने था? पता होगा सब लोगों को। डबल हेलिक्स जो है, दोहरे कुंडली का जो मॉडल है, ये किसने किसने बताया, किसने था होता है? वाटसन, वाटसन और क्रिकेट। और कब बताया था? ये बताया था 1953 में, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज 1961, 1961। अब जरा देखो ये मॉडल आया कैसे? ये जो मॉडल आया था, एक्चुअल में जो क्रिक था, ये जो क्रिक है इसने क्या हुआ, इसको सपने आए, सपने क्या, ठीक है ना, और इसने सपने में देखा कि दो सांप आपस में ये, ठीक है, कुंडली में बात समझ रहे? हाँ। तो ये जब, अब इसके कारण क्या हुआ, इसे लगा कि ये जो सांप है जो जमीन पे लेटा हुआ रहता है, जैसे ऐसे चलता रहता है, ये सांप में ऐसा, ठीक है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो इसमें इतना ज्यादा हुआ, ये इरेक्ट खड़ा हो जा रहा है, ये हेलिकल्स। और इसी को आधार बनाकर जिसने क्या, इसने कहा कि गर्दन से काट दिया जाए, तो मैं कह रहा हूँ नहीं कहा हुआ, अब इसको यहाँ से हम काट दें तो ये डीएनए का मॉडल बन जाता है। तो यहाँ पर जो मॉडल जो दिया है बेसिकली, इसी बात को शेयर किया कि हो सकता है ऐसा हो। और इससे पहले जो कुछ स्ट्रक्चर किया, मैंने स्टडी किया था और वैज्ञानिकों ने,
उस आधार पे भी इसके बाद सही लगा और दोनों ने मिल करके इस मॉडल को दिया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ऐसा होगा। बाद में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इसको एडवांस हुआ है ये बातें प्रूव भी हो गया कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, और यहाँ तक इसका जो अपना एक लेबोरेटरी है कैवेंडिश में, ठीक है, उसका नाम भी रखा हुआ है गोल्डन हेलिक्स। लेबोरेटरी के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है तख्ती, लिखा हुआ है गोल्डन हेलिक्स। ठीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ है मोर रीडिंग रॉट्स द माइंड, ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, और वास्तव में ये लागू भी हो गया वाटसन पे। वाटसन पे कब लागू हुआ है? जब 1988 में 1988 में वाटसन को बनाया गया था मानव जीनोम परियोजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और उसने इतने सारे खराब खराब उल्टा उल्टा स्टेटमेंट, ठीक है ना, जातीय भेदभाव पे दिया, लिंग भेदभाव पे दिया, और कई तरह के ऐसे भी स्टेटमेंट दिया जो कि उचित नहीं था। नतीजा क्या हुआ, उनको मानव जीनोम परियोजना से हटा दिया गया और 90 में फ्रांसिस कॉलिंस को उस परियोजना को चलाने के लिए दे दिया गया। अब उससे इतना गुस्सा हो गया वाटसन, उसे उसका अपना मानना यह था कि भाई हमसे बड़ा मॉलिक्यूलर विज्ञान में विद्वान कौन हो सकता है, और मुझे प्रोजेक्ट से हटा दिया, कहा कि हमें जो नोबेल प्राइज मिला इसको बेच देंगे। ठीक है, 2007 में वो रसिया के वैज्ञानिक के हाथे, रसिया के व्यापारी के हाथे वो नोबेल प्राइज बेच दिया। अब पूरी दुनिया में कान खड़े होकर नोबेल प्राइज को बेच सकते हो? तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको वापस कीजिए, ये ठीक बात नहीं है, इसका अहमियत क्या रह जाएगा। ठीक है, बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ करने नहीं है। तो इनको और भी कई कई प्रोजेक्ट से इनको हटा दिया गया था। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, इनका वो एज हो गया है, हो गया बूढ़े, और हाँ, और बुढ़ापा के कारण क्या होता था, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होता है, आदमी हमेशा एक ही दिशा में सोचने लगता है और वो जिद्दी हो जाता है कई 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 कारणों से, क्योंकि जो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझ रहे हो। तो ये यही वजह है, नहीं तो ये लगभग लगभग आज जो हम जहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है उस सब में इन्हीं लोग करा करते। अगर ये नहीं दिए होते मॉडल, ये नहीं आया होता, तो आज जो खाद्य स्तर पे जो हम लोग को जो सुरक्षा मिला है, ठीक है ना, जो परिवर्तन हो रहा है, जो मांग हमारी पूर्ति हो रही है, सब इन लोग बदल हो रहा है। तो ये है डीएनए। अब है एक हो गया आरएनए। दोनों किससे बना हुआ होता है? आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आरएनए है, एक बात याद रखना, डी जो आरएनए है वास्तव में, मैं ही बता दे रहा हूँ, जो आरएनए है वास्तव में, ये आरएनए अलग से कुछ नहीं होता है, ये डीएनए का ही से ही बना हुआ होता है। ये आरएनए क्या है? डीएनए से ही बना हुआ होता है। ठीक है, पर ये जो निर्माण इसका है वो सिंगल स्ट्रक्चर में होता है। आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। दूसरा सवाल है कि डीएनए या आरएनए दोनों किससे बना हुआ है? ठीक है, तो दोनों किससे बना हुआ है? तो इसका जो इकाई है, दोनों जो बना हुआ है, इसका जो इकाई है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए या आरएनए दोनों का जो निर्माणकारी इकाई है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन होगा, जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? होगा ना मन में सवाल। न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेसिकली ये है न्यूक्लियोटाइड, छोड़ो इसको, सीधा सीधा लिख देता हूँ। ये बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर। मतलब एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट जब आपस में जुड़ जाता है तो उससे एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का अंगुली किससे बना हुआ है? तो मांस है, हड्डी है, और यहाँ पे नाखून भी है, तीनों हो गया, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही यहाँ पे एक बेस, एक शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मिलकर के मिलता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो सर बेस क्या होता है? बेस तो हिंदी में बोलते हैं क्षार, और शुगर तो शुगर ही कहलाएगा, और फॉस्फेट फॉस्फेट ही कहलाएगा।
बेस क्या होता है? ये जो बेस है ये दो तरह का होता है, आप लोग नाम सुने होंगे। एक होता है प्यूरिन और एक होता है pyrimidine। हिंदी यही है, ठीक है, प्यूरिन और pyrimidine। ये जो होता है ये होता है डबल रिंग, याद रखना ये दोहरे रिंग का स्ट्रक्चर होता है ये, और ये होता है सिंगल रिंग। और ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये बेसिकली दो प्रकार का है। एक का नाम होता है एडेनिन और एक है यहाँ पे गुआनिन। हिंदी में यही लिखोगे। और ये क्या है? ये तीन प्रकार का है। एक है थाइमिन, एक है साइटोसिन और एक यूरेसिन। मतलब ये भी बेस, ये पांचों जो क्या है बेस है ये। आप लोग नाम सुने हो ना एडनिन वगैरह का? आप लोग नाम सुने होगे ना कि नहीं सुने हो? एडनिन गुआनिन सब नाम नहीं सुने होगे? मैट्रिक किया कि नहीं किया? मैट्रिक में पढ़े होगे, 9th में पढ़े होगे, 8th में पढ़े होगे, 7th में, सब में पढ़े होगे। ये तो आजकल तो मुझे लगता है कि 4th से 5th से आने लगा किताबों में, चौथे पांचवें किताबों में सब आने लगे कि ये सारे ये सब का नाम। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, पांचों क्या है? बेस है। बात समझ में आया? बेस का मतलब क्षार, ठीक है। तो इसमें से कोई एक क्षार, कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक प्लस एक शुगर से मिलता है। शुगर समझते हो ना? शुगर किसे? ग्लूकोज है, शुगर है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये जो यहाँ जो शुगर है इसमें 6 कार्बन, इसमें 5 ही कार्बन का शुगर है। ये ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है पर इसमें 5 ही कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक पांचवा कार्बन। इसमें कितना है? 5 ही कार्बन। ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना, 5 कार्बन। 1 2 3 4 5, इसलिए इसके क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर बोलेंगे। 5 है तो पेंटोज, ग्लूकोज में 6 है तो 6 के लिए हेक्सोज, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर। ये क्या हो गया? पेंटोज। अच्छा, पेंटोज की जगह पे कई दफा हम लोग राइबोज ही बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोज, ठीक है। तो जब डीएनए का पूरा नाम आता है लिखने के लिए, डीएनए का, तो इसका पूरा नाम क्या लिखते हो? डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हो ना। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में क्या बोलते हो? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तो समझ ही रहे हो, न्यूक्लिक एसिड निकल के आया है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हुआ? चाहे भी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ही है दोनों। और यहाँ पर राइबो का मतलब है राइबोज शुगर। राइबो का मतलब क्या है? और डीऑक्सी जो यहाँ लिखा डीऑक्सी राइबो, इसका अर्थ क्या है? राइबो का मतलब हो गया राइबो शुगर, डीऑक्सी का मतलब हुआ एक ऑक्सीजन कम। डी मीन्स होता है गायब, एक ऑक्सीजन कम, ठीक है। मतलब इसमें जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक ऑक्सीजन कम इस वाले में, इसके शुगर में होगा। डीऑक्सी राइबो का मतलब हुआ राइबोज में जो पेंटोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम। ये टेक्निकल बातें फिर दोबारा पूछूंगा आप लोग। और तीसरा इसके साथ फॉस्फेट जो है ये होता है फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में, और उसको हम लिखते हैं H3CO4-। ये क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। क्या है ये? फॉस्फोरिक अम्ल है क्या? एसिड। और इसके कारण डीएनए या आरएनए एसिडिक होता है। डीएनए या आरएनए क्या होता है? एसिडिक होता है, इसी के कारण। इसके कारण
एसिड है कौन, फॉस्फेट का एसिडिक फॉर्म में है, इसका कारण डीएनए या आरएनए एसिडिक होता है। ये समझ में आ रहा है? इतना तो आप लोग समझ ही गए हो। अब यहाँ तक उपयोगिता समझ में नहीं आ रहा, अभी तक यहाँ तक हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, इसके बाद उपयोगिता भी जाएंगे। अभी हमने स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर तो कोई पूछेगा आप लोगों से सवाल, कहाँ सवाल क्या पूछता है इसमें वो समझिए। सवाल इसमें बनने के लिए 5-7 सवाल बन जाएगा। पहला है कि डीएनए में जो शुगर लगा होता है कौन सा शुगर होता है, डीएनए में शुगर लगा है कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर है, ठीक है। राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज, राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में, डीएनए में, डीएनए में, हाँ, और आरएनए में जो शुगर है कौन सा है, ठीक है। अब ऐसे ही एक सवाल पूछे आप लोगों से अभी कि डीएनए में बेस कौन सा है, ठीक है, कोई भी बेस होगा। क्या यूरेसिल हो सकता है डीएनए में, क्या यूरेसिल डीएनए में होगा, कहोगे नहीं, डीएनए में 4 बेस होता है, ये नहीं होता है, और आरएनए में ये 4 होता है, ये नहीं होता है। हाँ, डीएनए में क्या होगा, ये 4 बेस डीएनए में होता है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, डीएनए में 4 बेस होता है, ये डीएनए का बेस है। ये 4, और आरएनए में क्या होगा, आरएनए में ये दोनों होगा, देखो मैं लिखवा दूंगा, आरएनए में ये भी होगा दोनों और ये भी दोनों होगा, मतलब ये आरएनए का, ये आरएनए का, मतलब आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है और डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, बात समझ गए, ठीक है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है तो यूरेसिल, और आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है तो बस। अब जब जब एक डिफरेंस लिखते हो आप लोग, कभी एक डिफरेंस जब लिखना होता है डीएनए आरएनए में, तब जब आप लोग डिफरेंस मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, यही पे पहला कि डीएनए में बेस क्या पाया जाता है, पहला डीएनए डबल रिंग है कि सिंगल रिंग, तो ये डबल रिंग हो गया, दोहरी कुंडली संरचना है डीएनए, दोहरे कुंडली का संरचना है, और ये एक कुंडली का है, एकल कुंडली का है, या एकल श्रृंखला कर दो, दोहरे श्रृंखला यहाँ लिख दो, और ये एकल श्रृंखला है। ये दूसरा अंतर हो सकता है कि डीएनए में बेस क्या पाया जाता है, क्षार क्या है डीएनए में, क्षार क्या है डीएनए में, क्षार कौन कौन सा है, कौन चार क्षार है, ए जी, ए जी टी सी। इस वर्ड की मैं बताता हूँ, इस सबका जो सिंबल है ना, पहला जो अक्षर होता है इसका सबका, वही इसका सिंबल भी होता है, इसके लिए ए, इसके लिए जी, इसके लिए टी, इसके लिए टी, और इसके लिए यू, यही इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पे जब समझो कि जब देखते हो आप यहाँ पे, तो ये इसमें क्षार कौन सा होगा, गुड, ए जी टी यू, मतलब क्या हुआ, टी के जगह पे यहाँ पे यू है, ठीक है। अब है इसमें शुगर क्या है, शुगर डीएनए में, डीएनए में क्या है, डीऑक्सीराइबोज है,
मैंने यहाँ लिखवाया था ना डीऑक्सी राइबोज, ये जो, ठीक है, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में क्या है, आरएनए में शुगर क्या है, राइबोज, है ना। अब इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डीऑक्सी राइबोज, राइबोज में यानी क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम, ठीक है। मेरे तरफ जब देखते हो ना आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप सही सही समझ रहे हो। जब नजर चुराने लगते हो ना, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं नहीं समझ रहे हो। इसलिए एकदम से नहीं, नजर नहीं चुराना है, समझने का प्रयास करना है। ये समझ गए तो फिर कोई भी एग्जाम रहे, कैसा भी सवाल रहे, आप उसको बना सकते हैं। हाँ, इसको समझो, इसको लिखो पहले। आगे बढ़ू। डायग्राम बना लिए सब लोग ना, आगे बढ़ू। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक ना। पहले बताओ तो, बताना जरा, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा एसिड है, इसका खोज किसने किया, ठीक है ना। ये एसिड कितने प्रकार का है, डीएनए और डीएनए कितने कुंडली की संरचना है, आरएनए, डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसका पूरा नाम क्या है, आरएनए का, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों का इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ये किससे बना होता है, ये बेस कितने प्रकार का है, बेस कितने प्रकार का है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या है, डबल रिंग है और ये सिंगल रिंग है। इसके एग्जाम्पल क्या है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, और मतलब आयरन का संख्या कितना हो गया, 3, और इसका संख्या कितना हो गया, 2, और ये 3 हो गया। अब जो डीएनए है, इन सबको, इसका सबका सिंबल क्या है, तो पहला अक्षर, सबका पहला अक्षर। और अब जो डीएनए है, उस डीएनए में, ठीक है, क्षार के रूप में क्या पाया जाता है, और आरएनए में AGCU,
मतलब वहां पे डीएनए में टी के जगह आरएनए में यू है, बाद बाकी दोनों में वही है। टी के जगह पे हाँ यहाँ पे यू है, बाद बाकी सब वही है। ठीक है, कॉमन है। अब है कि शुगर क्या है यहाँ पे, 5 कार्बन वाला है, उसको क्या बोलेंगे, या, और फॉस्फेट किस रूप में है, तो डीएनए आरएनए ये एसिडिक प्रकृति का है, तो क्यों है, ठीक है। बात समझ गए। चलो अब नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम नीचे से ऊपर जाते हैं, अब ऊपर से नीचे तो आ ही गए, और मुझे कुछ लोग अच्छे लग रहे हो, आप लोग बताना। पीछे से बच्ची साहब तैयार रहो, इधर कौन है बच्ची, तुमने पीछे तैयार रहो, तुम लोग आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बोल ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हम बेस है, अब बताना ये एड्रीन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, बताना तुम लोग। मैं उल्टा पुल्टा इसलिए पूछ ले रहा हूँ ताकि याद हो जाए बात। एडेनिन, इसमें से प्यूरिन कौन कौन सा है, ए और जी, और पायरिमिडिन कौन है, बाद बाकी सी सी है। ये जो ये क्या है, प्यूरिन है, ये पायरिमिडिन है। ये क्या है, डबल लिंक सिंगल लिंक, डबल लिंक, और ये ठीक है। ये दोनों क्या है बेसिकली, ये किससे जुड़ जाएगा, और किसे, तो तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, डीएनए, ठीक है ना। अगर कई सारे जुड़ करके अगर एक ही स्ट्रक्चर में रहा, ये क्या कहलाएगा, आरएनए। अगर ये जुड़ करके दो स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, बात समझ गए, बस सिंपल तो बात है, ठीक है, यही तो सिंपल सा कहानी है, ठीक ना। समझ में आया, तो ऐसे काहे बैठी हो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बैठा करो, ऐसे में क्या होगा ना, हम लगता है कि हम यहीं पे और हम कहीं और होते हैं। हाँ, तो चला जाता है वो धोखे, और अपने आप चला जाता है वो। कितना आसान था, 3 स्टेप का प्रोसेस है, उसको कितना लिखना पड़ता है, ठीक है ना। रिलेटेड आएगा, अपने आप बनेगा, जैसे मैं पूछता हूँ तुम बताती हो ना, ऐसे भी पूछेगा तुम बताओगी। मैं सवाल ही तो पूछता हूँ, तुम लोग आंसर देते हो। जब रिवाजी जब मैं करवाता हूँ तो वास्तव में मैं सवाल करते होता हूँ, आप उसका आंसर देते होते हो, उसी में से कोई स्टेप मिला के पूछ देगा। अब है इसके आगे, हम लोग इससे तो परिचित हो चुके हैं कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, प्यूरिन क्या है, पायरिमिडिन क्या है, कौन डबल रिंग है, कौन सिंगल रिंग है, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक बात बता, एडेनिन क्या है, डबल रिंग सिंगल रिंग है, और ये जो मैं कहता हूँ ग्वानिन क्या है, डबल रिंग सिंगल रिंग, पक्का, तो डबल रिंग है ये, मान लो तुम लोग कह रहे हो, और ये क्या है, सिंगल रिंग, कौन कौन, थायमिन है, और साइटोसिन क्या है, सिंगल रिंग है, और यूरोसिल क्या है, सिंगल रिंग है। तो देखो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था इरविन चार्गल, लिखा हुआ है इरविन चार्गप्स। इरविन चार्गप्स ने एक रूल दिया कि कौन किसके साथ जोड़ा बनाएगा, जोड़ा जो बनना है किसके साथ बनेगा, कहा कि डीएनए के केस में और आरएनए के केस में, आरएनए हो या डीएनए के केस हो। तो इसने रूल में कहा कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ जोड़ा बनाएगा, दो प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ेगा, दो पायरिमिडिन आपस में नहीं जुड़ेगा,
हमेशा प्यूरिन किसके साथ? पायरिमिडिन के साथ। ठीक है, बात समझ रहे हो? प्यूरिन क्यों? क्योंकि एक डबल रिंग है, एक सिंगल रिंग है, तो कहा एक इसके साथ जोड़ा बनेगा, कभी भी जोड़ा इसके साथ बनेगा, प्यूरिन का पायरिमिडिन के साथ। कभी दो प्यूरिन नहीं, कभी भी दो पायरिमिडिन नहीं जोड़ा बनाएगा। ठीक है, तो अगर डीएनए केस होगा तो ए टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और अगर ये आरएनए केस होगा तो ए यू के साथ डबल बॉन्ड और जी सी के साथ ही रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों क्या है? प्यूरिन है। ये दोनों क्या है? पायरिमिडिन है। ये दोनों क्या है? प्यूरिन है। ये दोनों क्या है? पायरिमिडिन। ठीक है, क्या है? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड क्या है? ये जब देखते हम लोग हैं, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। ये बॉन्डिंग ज्यादा हो गया तो उसका मतलब क्या, वहां पे स्ट्रेंथ की, मजबूती की ज्यादा जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, ये क्या है? ज्यादा बेहतर बॉन्डिंग है क्योंकि ये ज्यादा हैवी होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड है। तो रूल उसने ही दिया कि ए का इस तरह से डीएनए में और इस तरह से आरएनए में। ठीक है, जोड़ा ऐसे बनेगा। अब बताएंगे आगे कैसे, क्यों बना रहे हैं, जोड़ा क्यों बनते हैं, शादी विवाह क्यों होता है? नहीं, कंडीशन समझ रहे हो? ये यही अभी शादी विवाह हो रहा है। कंडीशन यही है कि दोनों, अब जरा इससे क्या फायदा होगा। आप लोगों को एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये है स्ट्रक्चर, तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, इसमें देखते हो बीच में डंडा भी रहता है, है? अगर हम इसको हम पकड़ के सीधा कर दे, तुम्हें कोई इतराज है? तुम्हें क्यों होगा? मैं इसको पकड़ के ऐसी तरह सीधा कर देता हूँ, हमने ऐसे कर दिया। रस्सी होता है, तार होता है बिजली वाला। मेरे मन में है कि हम ये भी बताएं तुम लोगों को कि ये जो डंडा है ये, और ये जो डंडा है, ये बीच में डंडा है, इसमें है क्या आखिर? ठीक है, तो ये जो डंडा दिख रहा है ना, और ये जो डंडा दिख रहा है ना, ये बीच वाला डंडा है ना। तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड का ही समूह। कैसे? देखो, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, एक शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है। ठीक है, सामने हम देखते हैं ये ये हुआ ये वाला डंडा, टूटा डंडा ये। ठीक है, और इधर देखते हैं नीचे वाला डंडा है, वो भी ऐसे ही है, ठीक सामने सामने होना चाहिए। शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, अनेक शुगर के बाद फॉस्फेट है, तो फिर शुगर फिर फॉस्फेट, अल्टरनेट है तो। और ये जो शुगर है ये जुड़ा हुआ है ए के साथ, ये शुगर है जुड़ा हुआ है सी के साथ, ये जुड़ा हुआ है डी के साथ, ये जुड़ा हुआ है सी के साथ, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ए के साथ, ऐसे। ठीक है, तो इसका अपोजिट वाला शुगर होगा उस रूल के हिसाब से होगा। अपोजिट वाला शुगर होगा वो इस रूल के हिसाब से होगा। तो रूल के हिसाब से बताओ, अगर एक तरफ ए है और टी है, तो टी क्या इंडिकेट कर रहा है कि डीएनए, ये स्ट्रक्चर किसका होगा? आरएनए का होगा, डीएनए का होगा? टी से पता चल रहा है कि डीएनए की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर यू कहीं पे होता तो हो जाता, क्या होता? आरएनए हो जाता। ठीक है, इसका अपोजिट में क्या होगा? ए के अपोजिट में क्या होगा? यहाँ पे टी होगा। अब बॉन्ड क्या होगा? डबल की सिंगल? इसके अपोजिट में क्या होगा? ए होगा। बॉन्ड क्या होगा? डबल सिंगल। इसके अपोजिट में क्या होगा? है टी, बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ट्रिपल, और यहाँ पे टी है और बॉन्ड। अब जरा यहाँ पे एक चीज और गौर करके देखो आप लोग,
मैंने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? एक बेस, ठीक है, बेस, ठीक है, एक शुगर और एक फॉस्फेट, ऐसे बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर से इंडिकेट कर रहा है ये, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। तो ये क्या है बेसिकली? ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया कि नहीं हो गया? न्यूक्लियोटाइड है। ये आगे देखें, ये भी न्यूक्लियोटाइड है? ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। सब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड? और नीचे भी वही है, न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं? ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो रो हो गया, ये कौन रो है? ये वाला, ठीक है। और ये जो रो है, ये कौन है? ऊपर वाला। और बीच में ये जो डंडा है, ये वाला, ये जो डंडा देखते हैं ऊपर है ना? तो अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, नीचे की तरफ ला सकते हैं, या इससे आप ऊपर ले जाओ ऐसे। नहीं समझ रहे बात, है ना? और ये तो समझ गए ना, ये नहीं है ना? क्या ये? ठीक है, डीएनए है। तो डीएनए कोई पूछे किससे बना है तो क्या कहोगे? एक शुगर से। मतलब ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियो, और ये क्या है? ये भी न्यूक्लियोटाइड और ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे समझना ये है कि जो डीएनए के अंदर सूचना का क्या होता है? डीएनए, डीएनए लक्षणों का निर्धारक होता है कि लक्षणों का संग्राहक होता है कि लक्षणों का वाहक होता है? लक्षणों का संग्राहक होता है, गला काटेंगे। लक्षणों का संग्राहक होता है ना। जीन क्या होता है? निर्धारक होता है। लक्षणों का क्या है? ये संग्रह। और लक्षण संग्रह कहाँ पे है? डीएनए के अंदर। कहाँ पे? किसके बीच में? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बेस के बीच में। बेस ये है, इस बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड सब में ये डबल ट्रिपल के भीतर क्या है संचित? ठीक है ना? लक्षण, कैरेक्टर, ठीक है, समझ रहे हो? ये बॉन्ड का नाम क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और लक्षण इसी के भीतर भरा होता है। लक्षणों का संग्राहक होता है। संग्राहक भी संचय करता है। लक्षणों का संग्रहण यही तो होता है, संग्रहण करना, ठीक है, होता है, हर सेकेंड होते रहता है। तो भी करा सकते हो, ठीक है। लक्षणों का क्या है? ये का संग्रहण यहां होता है, ठीक है। कौन लक्षण की बात कर रहा हूं मैं? जो आपके नाक है, जो आपके कान है, जो आपकी आंख है, जो मुंह है, ये लक्षण। आप कहोगे कि मेरा मन अभी सर कर रहा है खाने का लड्डू, और कुछ देर के बाद मन कर रहा है कि नहीं नींबू पानी पीऊं, तो ये लक्षण नहीं है।
ये लक्षण नहीं है कि आपको मिल रहा है इसलिए आप देख देख के परेशान हो रहे हैं, वो लक्षण नहीं है। लक्षण क्या हुआ, हमने उल्टा बोलते मतलब इसका लक्षण ठीक नहीं। लक्षण ठीक नहीं मतलब क्या हुआ, मतलब ये खाने पीने के लेकर या किसी काम को लेकर के मना कर देता है या करता है, ये लक्षण नहीं है। लक्षण का मतलब हुआ आपका अपीयरेंस, आपका शारीरिक लक्षण। ठीक है, समझ रहे हो क्या? शारीरिक लक्षण का मतलब शरीर के सभी, आईज होती है, नाक है, कान है, आंख है, मुंह है। ठीक है, हम लोग नहीं बोलते हैं कि इसका जो कान है इसके माँ के जैसे, और इसका जो होठ है इसके पापा जैसे, लंबाई इसके माँ के जैसे है, रंग इसके पापा जैसे। तो पापा का लक्षण किसमें आ गया, माँ का लक्षण किसमें आ गया, बच्चे में। तो ये जो पापा का जो लक्षण बच्चे में आया, माँ का लक्षण बच्चे में आया, किसके माध्यम से आया, ये कहां से, पापा का डीएनए बच्चे में आया ना, माँ का डीएनए बच्चे में आया ना, इसे लक्षण आ गया। अब दुनिया में कितने लोग हैं, हाँ पिताजी को भी तो किसी से मिला हुआ है। ठीक है, तो वो भी लक्षण आएंगे, बाबा का आएगा, उनके भी बाबा का आएगा, और वहां तक का आएगा जहां तक ये हमने कहां तक ले गए थे तुम लोग को, घुमा करके मछली के नीचे, मछली के भी लक्षण तुम में, और नीचे लगे थे। अब मछली के कौन, वो मेढक वाला, कॉकरोच वाला, तिलचट्टा वाला, कीड़े मकोड़े वाला, वो भी लगे थे, और पीछे भी लगे थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो जीवन एक अपने आप में लक्षण के रूप में आया। अब उसमें के बाद चलना फिरना, खाना सोना, प्रजनन करना। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो बहुत पुराना लक्षण है, वो मेरे पिताजी का लक्षण नहीं है, वो क्या है, सबसे पुराना लक्षण वही है। ठीक है, ये सारे लक्षण है हम लोगों। इमीडिएट क्या है जो मिलता है इंप्रेशन आपके फादर से, वो फादर का है। तो दादा से, जैसे मान लो कोई लड़की गोरा है, लड़की गोरा नहीं, लड़की गोरी है। ठीक है, लड़का गोरा कैसे होता है, तो लड़की गोरी है, आंखें उसकी नीली है, उसका 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 शादी हुआ, ठीक है ना, उसी के जैसे लड़के से। अब जो लड़के हुआ, उस लड़के का रंग क्या है, गाढ़ा है, मतलब लड़का काला है और उसकी आंखें काली है। अब बताओ, तो दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि अब झगड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वैसे झगड़ा कुछ हम लोग के यहाँ भी कई होता है ना, कि लड़की मान लो काली है, लड़का भी काला है, शादी हुआ, बच्चे गोरे हो गए, अब लड़ रहे हैं, मेरा नहीं तो मेरा नहीं तो, कहाँ से गए। यही यही है, बूढ़े जो नानी होती है इसके जैसे दादी, वो सुलझाती है कि ये तुम्हारे जो नाना थे वो थे गोरे, ठीक है, ये तुम्हारे दादा थे वो थे ऐसे, इसलिए ऐसे। और अगर ऐसे भी नहीं है तो पिछला जनरेशन में, हाँ एकदम से चेंज नहीं हो सकता है कि मान लो दोनों इंडियन हैं अब बच्चे अफ्रीकन हो जाए, ये नहीं हो सकता है। इमीडिएट जो जनरेशन होता है दो तीन, वो रिपीट होता है, लेकिन जो बहुत ही डिस्टेंस प्रजाति है उसके लक्षण बच्चों में नहीं आ सकता है। नहीं, वो रोग होना अलग समस्या, हाँ वो रोग होना अलग समस्या है, लेकिन ये जो डिफरेंस है कि यहाँ के जनरेशन बच्चे हों और वो एकदम से अफ्रीकन हो जाए, या वो जापानीज हो जाए, या चाइनीज हो जाए, तो ये मुश्किल। इसलिए हम लोग का क्या है, नाक नए नक्श सब अलग अलग है। अब चाइना के जो लोग हैं उनको देखते हो तो उनका एक अलग तरह का है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाले जो उनका टच मिलता है उनसे, नॉर्थ ईस्ट जो बच्चे टच मिलता है उनसे नहीं। वैसे जापान वालों का थोड़ा सा अलग अलग तरीके का चेहरा होता है। ठीक है ना, अफ्रीका वाले जो लोग हैं, हबशी जिसको बोलते हो आप लोग, या इसको बोलते हम लोग निग्रो, तो निग्रो प्रजाति का क्या है, वो अलग पैटर्न है बॉडी का, क्योंकि वहाँ के जो भौगोलिक परिवेश है वो भी उसके रंग रूप त्वचा को शेप करता है। ठीक है, जीन के कारण क्या है, वो मानव है, और इन्वायरमेंट के कारण वो अफ्रीकन हो गया, वो इंडियन हो गया, वो चाइनीज हो गया। ठीक है,
तो जितना गुणसूत्र हम लोगों में है 46, उतने ही 46 अफ्रीकन में भी है, उतने ही 46 चाइनीज में भी है, उतने ही 46 जापानीज में भी है। मतलब मानव होने की कंडीशन क्या है, आपने 46 गुणसूत्र का होना। ठीक है, ठीक है ना, 46 गुणसूत्र सब में। हाँ हाँ, सबसे पुराना वही। क्या? हाँ, उनकी जनरेशन अफ्रीकी जैसे है कि अमेरिकी जैसे है? हाँ, होगा ना, धीमे धीमे होगा ना, हजारों वर्ष लग जाते चीज होने में, धीमे धीमे। ठीक है ना, होगा। ठीक है, जैसे ओबामा ही उसने कही। अब ओबामा को जैसे गौर से देखो तो वो नहीं वो अफ्रीकन लगता है? नहीं लगता है। धीमे धीमे कई हजार वर्षों में वो पूरा पूरा क्या होगा, मर्ज कर जाएगा अमेरिकन में। ठीक है, पहले जो था वो बहुत डार्क लोग था वहां पे, धीमे धीमे उनका शादी होने लगा वहां के जो व्हाइट लोगों से, तो उनके बच्चे थोड़ा 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 रिवाइज होने लगा, और ग्रेजुअली क्या होगा, वो पूरा पूरा रेस ही बदल जाएगा। ठीक है, दो तरीके की दो दो स्थिति बनती है, या तो वो उसको अपने में लपेट लिया या खुद लिपटा गया। नहीं, शादी से नहीं होगा, ये ऐसा नहीं, इमीडिएट जनरेशन में परिणाम आ जाएंगे, परिणाम आने में क्या हजारों वर्ष लग जाता है। ठीक है, फिर चेंज हो जाता है। जैसे आप, मैंने पहले बताया था कि अगर चीन यहाँ से किसी लड़के को भेज दिया जाए, किसी लड़की को भेज दिया जाए, तो वो ऐसा नहीं कि उसके अगले जो संतान होंगे वो चाइनीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर जो संतान होगा, अगर यहाँ के लड़की को वहां के लड़के से शादी करवाते हो, तो जो संतान होगा उसमें थोड़ा सा पिता का भी तो होगा। पूरा शरीर माँ के जैसे, आंखें पिता जैसे होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, होगा ही होगा। और वही चेन की शुरुआत, नींव पड़ गया है। अब वो बच्चे वहीं रहेगा, अब वो वहीं पे शादी करेगा, तो धीमे 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 वो पूरा बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मैंने क्या बोला, इसके नाक माँ जैसे हैं, लंबाई पिता जैसे हैं, बाल माँ जैसे हैं, मतलब माता पिता दोनों का आएगा। तो जो चाइनीज माता होगी उसका भी आएगा, जो इंडियन पिता होगा उसका भी आएगा। आधे माँ के आएंगे, आधे पिता के आएंगे, तो बलसा तो पहले ही आधा आधा हो गया दोनों का, आधा चाइनीज हो गया, आधा इंडिया हो गया। तो उस बच्चे का नाम क्या रखेंगे, इंडो चाइना? नहीं, हम मतलब एक नाम रखेंगे ना, बस समझ रहे। और ऐसे दुनिया में कई तमाम प्रजातियां भी हैं, कई तरह की प्रजातियां भी हैं। अब तो ये जो समझाना मुझे था, मुझे यहीं तक लाना था आपको अभी फिलहाल, कि यहाँ पे लक्षणों का संग्रह होता है। दूसरा चीज जो समझाना है, वही बता रहा हूं। दूसरा चीज मुझे समझाना है कि ऐसे मान लो एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, या तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड जो जोड़ा है ना, ये एक जीन कहलाता है। ठीक है, ये चार न्यूक्लियोटाइड का जो जोड़ा है क्या कहलाएगा, एक जीन कहलाएगा, यही जीन। ठीक है, ये 4 से लेकर के 100 150 तक का भी हो सकता है क्रम, 4 से लेकर के 100 50 150 तक का भी एक क्रम हो सकता है। पूरा संरचना क्या है, डीएनए, और एक डीएनए में कई सारे जीन होते हैं, इसलिए जीन किसके भीतर है, डीएनए। हाँ, कम से कम 4 होना चाहिए, लास्ट कुछ भी हो सकता है, 40 50 100 150 200 250 300 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्या, वो क्रम चेंज होते जाएगा ना, तो क्रम क्या है, चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, आप जैसे देखो चीज और समझो, एक चीज समझना और, मैंने बताया कि जैसे ये है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, फिर टी है, फिर यहाँ पे सी है, फिर टी है, फिर टी है, फिर सी है, फिर ए है, ए है, ए है। ठीक है, तो इधर अगर चले जाएं, तो यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे,
अब एक चीज समझ लो जरा, एक चीज यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हो कि ये जो ए है, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हो रहा है ना? ये रेगुलर इंटरवल पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और यही व्यक्ति विशिष्ट होता है। ये क्या होता है? व्यक्ति विशिष्ट होता है। ठीक है, ये तुम में होगा, इसमें होगा, इसमें सब में होगा, हम सब में। हम इसी व्यक्ति विशिष्ट के कारण हम अलग अलग, हम सब लोग मानव है पहले, है ना? तो 46 गुणसूत्र हम में भी, 46 तुम में भी है, पर तुम मेरे जैसा नहीं, और तुम एक दूसरे के जैसा भी किसी के जैसा नहीं। क्या है उसमें डिफरेंस? आप हम सब में एक जो रेगुलर इंटरवल पर जो बेस का जो रिपीटेशन है, ठीक है ना, वो अलग अलग है। तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, इसका अलग, सबका अलग होता है। इवन आपके पिता से भी आपके अलग होते हैं, आपके माँ से भी आपके अलग होते हैं। वो ऐसा दुनिया में किसी का होता ही नहीं है। यही आपको अलग बनाता है सबसे। जैसे आप, हम प्रोडक्ट इसके हैं माता पिता के, लेकिन हम न माता है न पिता है, हमारा एक अपना वजूद है। और जो हमारा अपना वजूद है वो यही वजूद है, ये विशिष्ट खाना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं VNTR सीक्वेंस। VNTR या इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा अलग हो सकता है, तुम्हें 10 टी ही रिपीट हो, किसी में 2 ही, ठीक है ना, किसी में 7 हो, किसी में 12 हो, किसी में, सब में, ठीक है ना, सब में क्या होगा, यहाँ तक कि क्लोन में भी अलग हो जाता है। तो क्लोन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोन में भी एक आध सीक्वेंस में अलग हो जाता है। एक सिर्फ क्लोन ही है जहाँ पे उम्मीद करते हैं कि समान होगा, या मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्लोन, और जो एमजे ट्विंस हैं, जैसे बोलिए एक समान बच्चे, उसमें एक हद तक समान होता है, अदरवाइज सब में अलग होता है। क्लोन का मतलब है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का मतलब इसका दूसरा प्रतिरूप, ठीक है। पर इस पे चूंकि इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा उसका रोल होता है, इसलिए क्लोन भी 100% हमेशा एक समान नहीं होता। और एमजेड ट्विंस भी क्या, देखो, और जो ट्विंस है, ट्विंस क्या होता है, लिंग में समान होता है, शकल में भी समान दिखेगा, एग्जैक्टली समान नहीं दिखेगा। जब देखोगे गौर से तो लिखेगा ये थोड़ा सा अलग, ये थोड़ा अलग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो तो वो असमान ट्विंस हो गया ना। ट्विंस कई प्रकार के होता है। एक समान का मतलब हुआ एक जैसा, 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, ठीक है, और एक ही जाइगोट से बना हुआ है, तो एक समान ट्विंस, समान लक्षण वाले, समान लिंग वाले, तो एक समान हुआ। अगर लक्षण अलग अलग है, लिंग अलग अलग है, तो अनुवांशिक पदार्थ अलग अलग है, गुणसूत्र अलग अलग है, तो वो असमान हो जाएगा। तो नेक्स्ट, तो ये है, ठीक है ना, ये क्या होता है, आप लोग, ये व्यक्ति विशेष होता है, यहाँ व्यक्ति विशिष्ट होता है। इसका पूरा नाम क्या है? वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट, टेंडम वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट्स, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। VNTR का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? माइक्रो सैटेलाइट। और ये क्या है, व्यक्ति विशिष्ट होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न जो है वो इसके कारण, सब में अलग होते हैं, ठीक है, ये सब में अलग होगा। DNA में होगा ना, ठीक है। हाँ, कुछ भी,
ठीक है, जैसे मान लो ये है, क्या नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारा नाम क्या है? चलो ये पूनम है, ये विभा है। अब पूनम का मान लो ये डीएनए है अगर, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे सी 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 हो, फिर सी ए बी सी 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 सी। ये क्या होगा, इसका हो गया। तो इसका है, मान लो इसका अगर डीएनए है तो उसमें क्या होगा, हो सकता है तो उसका ए टी टी सी, फिर आगे आ जाए टी बी सी सी ये ए, फिर आगे इधर ए सी टी सी, सी टी सी है, हो सकता है इसका हो रिपीट। ठीक है, तो वो समझ रहे हो ना कि इस रूप में भी हो सकता है, वो एक ही तरह के चारों हो, इस रूप में भी हो सकता है, एक तरह का यहाँ पे 3 हो और दूसरे चौथा ये हो, फिर 3 हो ये, फिर एक चौथा ये टी हो, फिर 3 हो ये, एक चौथा टी हो, तो ऐसे भी ये हो सकता है। ऐसे हम सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। इस पृथ्वी पे जितने भी मानव है सब में अलग अलग नहीं, कोई चांस नहीं। हाँ, इसको मिटाओ, समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पे गौर से समझना जरा। मैंने कहा था कि डीएनए है ये, टेंडम टीएडीएम, डीएनए से बनता है, डीएनए जो है, डीएनए से बनता है आरएनए, ये आरएनए और ये डीएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बने उस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, इसका हिंदी होगा अनुलेखन। देखो, अगर आरएनए से, ये जो आरएनए है ये बेसिकली जो यहाँ पे डीएनए से जो बनता है ये 3 तरह का होता है। आरएनए क्या होगा, 3 तरह का होता है ये। एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए। मतलब डीएनए से कितने तरह का आरएनए बना, 3 तरह का। इसको कहें तो सीधा सीधा तीनों आरएनए ही है, बात समझ रहे हो? तो डीएनए से बनता है ये आरएनए तीनों, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुलेखन। ये और या ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन है इसके उत्पाद को ना बोलते हैं आरएनए या अमीनो, सब क्या प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का, इसलिए इसको सबको हम एक साथ बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब हुआ, ट्रांसक्रिप्टोम शब्द का मतलब हुआ उस इकाई से जो डीएनए के सूचना को कैरी करता हो, जो डीएनए के सूचना को कैरी करता हो। तो ये जो आरआरएनए है ये क्या है, ये तीनों आरएनए क्या करेगा, सबके सब ये जाता है प्रोटीन निर्माण में मदद करता है ये। अब प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम पे, राइबोसोम पे होता है। तो ये राइबोसोम यहाँ पे है, और राइबोसोम किससे बना हुआ है, राइबोसोम किससे बना हुआ है, कल तो मैंने लिखवाया था आरआरएनए से, लिखवाया था ना। राइबोसोम किससे बना हुआ है, आरआरएनए से। तो ये आरआरएनए क्या हुआ, राइबोसोम बनाने में खर्च हो गया। ठीक है, आरआरएनए क्या हुआ, राइबोसोम को बनाने में खर्च हो गया, ये तो स्ट्रक्चर में चला गया। दूसरा कि टीआरएनए, तो टीआरएनए का नाम क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, आर का अर्थ क्या है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल का तो राइबोसोम को बनाने में खर्च हो गया। टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर का मतलब हुआ, ट्रांसफर का मतलब हुआ जो कुछ चीज को ट्रांसफर करता है यहाँ पे,
ट्रांसफर क्या करता है ये तो प्रोटीन यहाँ पे होना क्या, प्रोटीन बनना है। प्रोटीन बनने के लिए क्या ट्रांसफर, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। तो ट्रांसफर क्या करेगा ये अमीनो एसिड को, ये अलग अलग जो अमीनो एसिड्स हैं उसको पकड़ करके ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो क्या ये अपने मन से ट्रांसफर करेगा या ये अपने अपने, ये डीएनए के निर्देश के अनुसार ट्रांसफर करेगा। तो डीएनए कहाँ पे बैठा हुआ है, डीएनए कहाँ पे है, डीएनए कहाँ पे होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल में कहाँ पे, केंद्रक में है ये, तो न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो डीएनए से बनता है कहाँ पे, आरएनए। तो डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, ये आरएनए वास्तव में कहाँ पे बन रहा है, आरएनए वास्तव में कहाँ बन रहा है, जहाँ पे डीएनए वहाँ बनेगा। तो डीएनए न्यूक्लियस में है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। तो ये हो रहा है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस। ठीक है, वो कहाँ पे रहा है, ये न्यूक्लियस में हो रहा है। तो डीएनए जहाँ वहीं पर आरएनए बनेगा, तो ये भी न्यूक्लियस में हो गया। ये न्यूक्लियस है ये, तो मैं लिख रहा हूँ, सेल का केंद्रक है ये। और ये केंद्रक के बाहर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ये तीनों आरएनए न्यूक्लियर जो पोर्ट था उससे निकल के बाहर आया, और आया तो आरएनए बनाया राइबोसोम को, ये ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड को, पर किसके निर्देश के अनुसार, इसके निर्देश के अनुसार। और ये तो खुद यहाँ पे है, तो ये अपना एक दूत को भेजता है, इसको बोलते हैं मैसेंजर। क्या है, मैसेंजर। ये डीएनए के निर्देश को, मैसेज को लेकर के कहाँ पे आएगा, राइबोसोम पर। मैसेज को लेकर आ रहे, ये है हमारे। तो मैसेज को जो दूत का काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, जो मैसेज का कैरियर हो, ये मैसेज कैरी नहीं कर रहा है, ये मैसेज कैरी नहीं कर रहा है, मैसेज कैरी कौन कर रहा है, इसलिए एमआरएनए को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो मैसेज ला रहा है इसको कुछ लैंग्वेज होगा, तो लैंग्वेज का क्या होगा, जो लैंग्वेज है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड। और वो ट्रिपलेट होता है, बेस का, 3 बेस का त्रियक होता है। जैसे मान लो यहाँ हमने कहा AUG, AUG, ये ट्रिपलेट। इसके पीछे होगा मान लो TU, SU। अगर ये जो ट्रिपलेट है, समझना जरा, ये एक जैसे हम बोलते हैं क बोलते हैं ना, तो ये क है और ये है ख, तो ग होगा। ठीक है, तो तब आएगा, जब क बोलेगा तो ये मान लो कमाओ वाला प्रोटीन को, ख बोलेगा तो खाओ वाला प्रोटीन को, ग बोलेगा तो गमाओ वाला प्रोटीन को। ऐसे ही ये ले जाएगा यहाँ पे, और सबको राइबोसोम क्या होगा, जोड़ देगा। एक प्रोटीन ये ले गया यहाँ पे, एक प्रोटीन ये ले गया यहाँ पे, एक प्रोटीन ये ले गया यहाँ पे। ठीक है, और सबको ये टीआरएनए ले गया प्रोटीन को बांध करके, और सब राइबोसोम क्या करता है, स्टिचिंग का काम करेगा, फिर जोड़ देगा, स्टिच कर दिया। और जोड़ने के बाद यहाँ पे जो होल्स हैं, इससे बाहर इसे रीच कर देगा कि ये प्रोटीन बन गया, प्रोटीन है। अभी कहाँ पे चला जाएगा, ईआर में, ईआर में आएगा, और ईआर से कहाँ जाएगा, गोल्जी में, और गोल्जी से सेल यूज करेगा या बात समझ गए, या बाहर भेज देगा, वही बात। अब बस समझ रहे हो ना। अमीनो एसिड ये क्या होगा, बाहर है, उसका तरफ में है ना। अमीनो एसिड कौन वाला अमीनो एसिड है, जो प्रोटीन खाते हो आप लोग, चिकन उकन, और वही जो डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में गया, अब ब्लड से सेल में गया, सेल के साइटोप्लाज्म में जब गया है। प्रोटीन खाए हो, प्रोटीन को तोड़े हो, किसमें तोड़े हो, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड ब्लड होते हुए कहाँ गया, सेल में। तभी ठीक है, उस सेल के साइटोप्लाज्म में जाके पहले से चला गया, और अब उसको नए सिरे से जोड़ने का काम कौन करेगा, राइबोसोम। नए तरीके का प्रोटीन कहाँ निर्माण होगा, यहाँ पे, जो हमारे लिए काम आएगा।
तो चिकन के प्रोटीन से अलग होगा नहीं। तो जो खाओगे वही बनेगा। प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन बनेगा, तो वसा खाओगे तो वसा बनेगा, नहीं खाओगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। नहीं, ये मारे क्यों है ये? क्योंकि ये मैसेज को ये कैरी करके, ठीक है, बात समझ में आया? डायग्राम बना लिए, डायग्राम बना लो। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब बोलते हैं अनुवाद। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन से क्या होगा? प्रोटीन से आपके बॉडी के लक्षण तय होगा या नहीं तय होगा? नाखून में क्या अलग प्रोटीन है कि नहीं है? टाइम कितना हो रहा है? नाखून है ये, नाखून में प्रोटीन है, त्वचा है प्रोटीन है, हड्डी है प्रोटीन है, ब्लड है, रक्त है प्रोटीन है, मांसपेशी है प्रोटीन है। तो मांसपेशी का प्रोटीन क्या अलग प्रोटीन होता है? मायोसिन है, ट्रोपोनिन है। इसका प्रोटीन क्या अलग है? हीमोग्लोबिन है। इसका प्रोटीन क्या अलग है? ओसिन है। इसका प्रोटीन क्या अलग है? त्वचा का मेलानिन है। इसका प्रोटीन क्या अलग है? केराटिन है। सबके प्रोटीन क्या अलग अलग होते हैं। और यही प्रोटीन, इसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ बॉडी, शरीर निर्माणकारी कारक। ठीक है, मूलभूत शरीर निर्माणकारी कारक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ बॉडी। कौन? ये 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 तो साइटोप्लाज्म हो गया। हाँ, ये अंदर का ये हो गया न्यूक्लियस एरिया, और ये न्यूक्लियस के बाहर का एरिया हो गया ये साइटोप्लाज्म ना। लोगों को पता है इस, ये क्रिया प्रोटीन कहाँ बन रहा है? साइटोप्लाज्म में। आरएनए कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस में। हाँ, सेल, यहाँ पे मान लो सेल बनाते हो, सेल का न्यूक्लियस है ये, और साइटोप्लाज्म हो गया। तो वो जो क्रिया है वो न्यूक्लियस में है, और ये जो क्रिया है ये यहाँ पे है। हाँ, ये क्या है? ये जेनेटिक, ये कोड है और एक भाषा है। इस भाषा को ये टीआरएनए पढ़ करके सप्लाई क्या करेगा? अमीनो एसिड को। कितना समझ जानो तुम लोग, इतने पहले रखो, एक भाषा है बस, ठीक ना। ये क्या अमीनो एसिड है अलग अलग, ये अलग अलग अमीनो अम्ल है। जैसे खाना बनाने आता है आप लोगों को? कितने लोग खाना बनाने आता है? लड़की लोग को तो भी आता ही है, लड़के लोग को भी तो आता ही है। चलो, तुमको आता है खाना बनाने? गुड।
तुम ही बनाओ, तुमको बनाओ तो इडली डोसा कैसे बनेगा? चलो छोड़ो, खिचड़ी आता है बनाने ना? खिचड़ी सब लोग समझते हो ना? अब ध्यान से, मैं कुछ पर्पस के कारण पूछ रहा हूँ, सिस्टमेटिक बताना खिचड़ी कैसे बनता है। सुनो, बताओ। पहले चावल, हाँ पहले क्या करेंगे बताइए। ठीक है, अरे पहले तुम्हें खिचड़ी बनाना है तो सबसे पहला चीज दिमाग में क्या होना चाहिए? कोई बर्तन तो हो। बर्तन है नहीं, लगे सबको भिगोने। एक पहले बर्तन चाहिए जिसमें खिचड़ी बनाओगे। ठीक है, तो पहले क्या बनाओगे? बर्तन बनाओ। जब बर्तन बना लिए, बर्तन के यहाँ पे है राइबोसोम। ठीक है, बर्तन जैसे एल्यूमिनियम का बना हुआ, तो राइबोसोम किसका बना हुआ है? आरएनए का और प्रोटीन का। अब दूसरा है, आपको चाहिए सामग्री, तभी खिचड़ी बनेगा। सामग्री का मतलब चावल दाल नमक जो भी चाहिए तभी बने खिचड़ी। ऐसे ही यहाँ पे सामग्री क्या है? अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड होगा तभी बनेगा प्रोटीन, नहीं होगा तो नहीं बनेगा प्रोटीन। और तीसरा क्या चाहिए? खिचड़ी बनाने का इच्छा शक्ति, कि पता लगे खिचड़ी बनाते बनाते चावल बनाने लगे, या उसको लगे भूनने भूजा बनाने लगे, तो वो नहीं होगा। आपको प्रॉपर दिमाग में सीक्वेंस है कि हमें खिचड़ी ही बनाना है, तो पानी का मात्रा कितना हो, ठीक है, चावल का मात्रा कितना हो, कितना देर उबालना हो, ये निर्देश चाहिए। और वो निर्देश क्या है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना? जितना देर आप निर्देश दोगे उतना ही देर ये पानी डालेगा, उतना ही ये डालेगा। यहाँ पे अमीनो अम्ल उतना ही जाएगा, वैसा ही जाएगा जैसा कि ये यहाँ से निर्देश देगा। अब पहले निर्देश दे रहा है कि नहीं खिचड़ी तो बनी रहा है, थोड़ा सा मटर भी डाल दो, थोड़ा सा मटर के साथ अंडे भी डाल दो, थोड़ा सा उसमें कुछ और भी डाल दो, जो भी सब जब डालते हो आप लोग। अब मुझे तो बनाए हुए 20 25 साल हो गया, याद नहीं। मैंने जो भी है प्रॉपर आप डाल, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही प्रोटीन यहाँ बन रहा है। प्रोटीन आवश्यकता के अनुसार बनता है, निर्देश के अनुसार बनता है। और इस सारे प्रोसेस को गाइड कौन कर रहा है? डीएनए, मतलब आपका ब्रेन। और आपका हाथ किसका काम कर रहा है? टीआरएनए का डालने का काम। ठीक है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है इसके इच्छानुसार। डीएनए के, ये डीएनए है, ये टीआरएनए है। और जो पास हो रहा है मैसेज यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो हमारा। ठीक है, एक तो ये होता है। अब यहाँ पे सवाल तुमसे मान लो कुछ भी पूछ सकता है कि ये जो अनुलेखन होता है ये कहाँ पे होता है? क्या कहोगे? अनुलेखन का जो क्रिया है कहाँ होता है? न्यूक्लियस के भीतर। अनुवाद का क्रिया कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? राइबोसोम के भीतर। ठीक है, एमआरएनए का काम क्या है? डीएनए के सूचना को लेकर के आना। ठीक है, डीएनए की सूचना को लेकर के राइबोसोम पर आना, या निर्देश को लेकर के आना, इसलिए क्या है? मैसेंजर है ये। टीआरएनए का काम क्या है? अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करना। और राइबोसोम का काम क्या है? आरएनए का काम राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जो डीएनए है, एक तरफ डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। और एक तरफ डीएनए से और क्या बनता है? एक तरफ डीएनए किसकी तैयारी करती है? शरीर के निर्माण का। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण का। और एक तरफ डीएनए किसकी तैयारी करती है? एक से दो होने का, सेल डिवीजन का भी। एक तरफ क्या हुआ? वो सामग्री क्यों बना रहा है? लंबाई कैसे बढ़ता है? कोई बच्चा 1 किलो का है, जन्म लिया, वो बच्चा आज 70 किलो का बैठ के क्लास में आया हुआ है, तो 1 किलो का 70 किलो कैसे हो गया? खाना खा के हुआ, तो सेल डिवाइड हुआ कि सेल बड़ा बड़ा हो गया? सेल डिवाइड हुआ।
तो खाना खाया तो प्रोटीन, ये अमीनो एसिड सब बॉडी में गया तो प्रोटीन बनना शुरू हुआ, और साथ साथ ये डिवाइड भी होगा। डिवाइड होने के लिए डीएनए क्या होगा, ये डिवाइड होगा। एक डीएनए से क्या होगा यहाँ पे, तो डीएनए है, इससे 2 डीएनए का निर्माण होगा। मतलब ये जो स्ट्रैंड दिख रहे हो, ये जो स्ट्रैंड दिख रहे हो, इस स्ट्रैंड क्या होगा, मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ आपको। ये धीमे धीमे क्या होता है, ये खुलते जाता है, जैसे फोर्क बन जाएगा। तो यहाँ पे तो ये है, और इधर का क्या टूट जाएगा, ये टूट जाएगा ये। और इस फोर्क पे एक इस तरफ, ठीक है, ऐसे एक नया स्टैंड बनेगा, और एक इस तरफ एक नया स्टैंड बनेगा, और फिर जाकर ये यहाँ से कट जाएगा। नया बनने का मतलब हुआ कलर चेंज कर रहा है, एक नया बनेगा ऐसे, और इस तरफ ये नया बन रहा है, और फिर यहाँ से कट जाएगा ये, और ये अब अलग तरीके से क्वाइल हो जाएगा ये। और दूसरा ऐसे ही, ठीक है। दोनों पर स्टैंड बना लेते हैं। तो दोनों स्टैंड है ना, ये दोनों क्वाइल होगा ना, ये क्वाइल होगा, तो ये स्टैंड बन। अब इस स्टैंड में क्या देख रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं एक जो स्टैंड है वो क्या है, ओरिजिनल है, पहले वाला है, और एक नया बन गया इसमें, काला वाला तो ओरिजिनल है और ब्लू वाला नया बन गया। तो पेरेंट का डीएनए है ये, आधा कंजर्व रह गया कि नहीं रह गया, आधा कंजर्व रह गया, आधा न्यू बना, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि से, ठीक है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, डी, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, रेप्लीकेशन। क्या है, रेप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लीकेशन है। डीएनए का रेप्लीकेशन है ये, उसमें दिए बोलते द्विगुणन, 1 से 2 होना, 1 से 2 होना। और ये द्विगुणन का जो विधि क्या है, अर्ध संरक्षी है, आधा संरक्षित है। एक विधि कौन है ये, अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी का मतलब हुआ सेमी कंजर्वेटिव इंग्लिश में, मतलब आधे लक्षण पेरेंट का रह गया और आधा लक्षण नया आया, ठीक है। एक तरफ से प्रोटीन बन के आ रहा है, और प्रोटीन को हमने क्या कहा है, मूलभूत शरीर निर्माणकारी कारक है, और एक तरफ से ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डिवाइड हो रहा है 1 से 2। जब 1 से 2 हुआ तो ये क्या हुआ, इससे ये एक नया न्यूक्लियस, एक नया सेल बनेगा, और इधर एक नया न्यूक्लियस, एक नया सेल बनेगा, और उसके मेम्ब्रेन को बनाने में जो प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से सेल का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो द्विगुणन क्यों होता है, तो द्विगुणन का पर्पस क्या है, सेल के संख्या को बढ़ाना, ठीक है। तो जो इसके अंदर कोई भी जो क्रिया हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्टिव, उसका मिशन है, तभी उससे हमारा लंबाई बढ़ते जाता है, चौड़ाई बढ़ते रहता है, ठीक है। समझ रहे बात, तो ये हो रहा है एक तरफ। तो क्या एक 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 वो क्या होता है, सारे क्या प्रोग्राम होता है जीन के द्वारा, ठीक है। जैसे हम लोग में रुक जाता है, प्लांट का देखते हो चलते रहता है, ठीक है। कोई जीव जीता है 300 साल, कोई जीता है 1000 साल, कोई हम लोग निपट जाते हैं 70 साल में ही, जब ने जीता है 100 साल। तो वो जो है जीन का अलग अलग क्या होता है, प्रोग्राम होता है, और कुछ कुछ क्या होता है, ये क्लाइमेटिक सेटअप भी होता है। हमारे शरीर में हर चीज का प्रोग्रामिंग होता है जीन स्तर पे, ठीक है।
इसको लिख लिया। तो अब कोई पूछेगा द्विगुणन की क्रिया क्यों आवश्यक है, तो रेप्लिकेशन है क्यों आवश्यक है, तो सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है, आकार लंबाई चौड़ाई बढ़ने के लिए, या शरीर के वृद्धि विकास के लिए, या शरीर के मरम्मत के लिए, कहीं पे घाव हो गया कहीं पे कट गया उसके मरम्मत के लिए भी। ठीक है, ठीक है। तो सेल डिवीजन द्विगुणन की क्रिया इसलिए आवश्यक। हाँ, तो फिर किस लिए, सेल की संख्या बढ़ाने के लिए। संख्या बढ़ेगा तब ना लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा। ठीक है। और प्रोटीन का बनना क्यों आवश्यक है, क्योंकि सेल बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। सेल बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक है। प्रोटीन नहीं खाओगे तो सेल बने क्या होगा, बनने का जो रफ्तार होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। माँ के दूध में क्या मिलता है, प्रोटीन। सेरेलैक में क्या मिलता है, सेरेलैक में प्रोटीन। तो बच्चों को हम लोग क्या खिलाते हैं, बूस्ट खाओ, प्रोटीन प्रोटीन पियो, नहीं बॉर्नवीटा पियो। तो इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। और जब प्रोटीन खाने की इच्छा समाप्त हो जाए ना, समझना बस अब जाने की तैयारी में हो। ठीक है ना। बुढ़ापा में जिस लोगों को मांस नहीं अच्छा लगता है ना, मांस नहीं खाता, बहुत से लोग नॉनवेज वाले भी हैं, तो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो उसके मांस खाने की जरूरत होती कम हो जाती है। ठीक है। तो वो चलेगा ही नहीं, वो दूध पी सकते हैं, मांस नहीं खा सकते हैं। जैसे जैसे आपका आपका क्या होता है, जैसे बोलते हो ना कभी कभी आप लोग, आजकल के आम में टेस्टे नहीं, सेब में मजा नहीं है, अमरूद में वो रस नहीं रहा, सब में वो सब चीज है, आप वो नहीं रहे। क्योंकि जब आप नहीं नहीं जब आप उस चीज को पहली बार खाते हो, पहला बार टेस्ट मिलता है, तो हर चीज का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम खाते हो, क्योंकि आपको उससे पहले अनुभूति पता नहीं होता कि होता क्या है, तो आपको अच्छा लगता है। जब उसको बार बार खाते हो तो भी अच्छा लगता है, 1-2 साल तक। 2-4 साल के बाद वो जो टेस्ट बर्ड है वो सेचुरेट हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है वो, और वहाँ पे नई टेस्ट बढ़ने लगता है। इसलिए उनका जो टेस्ट, आपका जो टेस्ट बर्ड है वो चेंज हो गया एज के साथ। आप पहले कितने मासूम बच्चा सब थे ना, अब वो मासूमियत रह गया, थोड़ा सा बदल गया ना। अब थोड़ा आप नहीं, जो बचपन में जितने मासूम थे, गोल 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 थे ना, अब वो बच्चे वैसे नहीं रह गए ना, अब थोड़ा बदल गए। और जब आगे फिर और बदल जाओगे, एक समय आएगा कि मेरे वाला हाल हो जाएगा, और उसके बाद और बदलोगे, और बूढ़े हो जाओगे, और बदलोगे, एकदम बूढ़ा हो जाओगे, और अंत में ठीक है। तो बदलाव क्या हो रहा है, बदलाव किस चीज का हो रहा है, हमारे शरीर के स्वरूप का, जो बाहरी स्वरूप है ना, ये बदल रहा है। ये है हमारा जो बाहरी जो स्वरूप जो बदल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप बोलते हैं। और इसका निर्धारण कौन करता है, ये डीएनए, ये जीन। और इस डीएनए और जीन को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है। बाहरी स्वरूप में जो परिवर्तन है इसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ये आयु के साथ बदल जाता है, ये लिंग के साथ बदल जाता है। ठीक है। ये आयु के साथ क्या होता है, बदल जाता है, लिंग के साथ बदल जाता है, फिनोटाइप। वो सब मत लिखो, उसको जरूरत नहीं। कितना समझ गए आप लोग, तो ये प्रोसेस लिख लिया। एक, तो आप लोग बताओ ये कौन सी विधि से हो रहा है, और संरक्षी का मतलब क्या होता है, और संरक्षी का मतलब क्या होता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को सबसे मैच्योर बच्चा बताओ, चल तुम ही बताओ, इस पूरे प्रोसेस को तुम बताओ, तुम बताओगे, तुम बताओगे, नहीं पूरे प्रोसेस को तुम बताओगी, हाँ इस पूरे प्रोसेस को बताओगे तुम, नहीं पूरे जो बोर्ड पे लिखा है इसको, हाँ कोई बच्चा अपनी इच्छा से कर सकता है, वो हाँ हाँ कर, यहाँ से करो, गुड,
पूरा। डीएनए से देखो, डीएनए से निकला नहीं क्या बना। करे ठीक है, तुम तो करे। अब देखो, और लोग, सारे लोग समझ गए, सारे लोग समझ गए ना कि होना क्या है। सो अल्टीमेटली होना ये है कि हमारा शरीर का क्या होगा, निर्माण। इसलिए सारा प्रोसेस हमारे सेल के भीतर और शरीर के सभी सेल के भीतर होता है। ठीक है, शरीर के सभी सेल के भीतर होता है। एक बार एक ऐसा सेल इसके भीतर नहीं होता, और एक ऐसा भी सेल है हमारे शरीर के अंदर जिसके भीतर प्रोसेस नहीं होता है, और उसका नाम है नर्व सेल। नर्व सेल, जन्म के बाद नर्व सेल के भीतर यह सब नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो नर्व सेल डिवाइड नहीं करता। जब वो डिवाइड ही नहीं करेगा, हाँ, जन्म से पहले डिवाइड करता है, पर जन्म के बाद क्या होता है आदमी के, वो डिवाइड नहीं करता है। कोई व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री हो, जितना न्यूरॉन्स लेके पैदा होता है उतना ही वो, ठीक है, न्यूरॉन्स घटता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, तो न्यूरॉन्स क्या होगा, घटेगा। और इसलिए आपका न्यूरॉन्स का ये है कि अनुक्रिया से, जैसे एक बच्चा को सुई दिखाओ तो चिल्लाना शुरू करेगा, एक बुजुर्ग को सुई चुभ हो, तकलीफ उसको भी होती है, एक कम उम्र के बच्चों को तकलीफ इसको भी होगा, पर उस बच्चा की तरह ही इसका अनुक्रिया नहीं होगा। अगर इससे कोई और व्यस्त को चुभ हो तो उसका अनुक्रिया और कम होगा। अब जब बुजुर्ग हो जाता है तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, वो ठीक है आ गया तो लगा के चलाए, कोई बात नहीं। वो किसी का मैच्योरिटी क्या है, बेसिकली अनुभव होता है। और यहाँ पे न्यूरॉन्स के द्वारा क्या है, अनुक्रिया है। तो बॉडी में जितना न्यूरॉन्स होगा वैसा ही आपका अनुक्रिया। न्यूरॉन्स घटता है एज के साथ साथ। प्रतिदिन 70,000 से लेकर 1.5 लाख न्यूरॉन हमारी बॉडी में नष्ट होता है। और ये दर अधिक उसमें होगा, कोई ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, स्मोक्स करता है, या किसी फाइट वर्क में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनमें न्यूरॉन्स क्या होता है, ये का दर अधिक तेजी से कम होता है। मतलब उसमें 2.5 लाख 3 लाख तक पर डे उसको टूटता है। और जो जन्म के साथ हम जितना न्यूरॉन्स 2 अरब या 50, जब मतलब 85 अरब हम लेकर पैदा होते हैं, इसी प्रोपोर्शन में वो डिक्रीज होता जाएगा, दिल के खत्म हो जाएगा तो बस हो गए, उनको कुछ भी पता नहीं है। संवेदना खो दिए, पार्किंसन का शिकार हो गया, अल्जाइमर का शिकार हो गए। ठीक है, उनको पता नहीं होगा कि ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, मेमोरी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका, इसको मिटा रहा हूं अब। ठीक है, तो ये था इसमें बेसिकली बेसिक बातें।
जहां इसके बाद आप लोग अगर अब कोई पूछ रहा है कि जीन क्या है, बता सकते हो जीन क्या है? जीन क्या है? ठीक है, ठीक। अब एक चीज और समझ लो, मैंने बताया था कि इसका हिस्सा क्या होता है, डीएनए का हिस्सा क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोटाइड होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा एक जीन है। ऐसे ही डीएनए में कई सारे पार्ट होता है, ऐसे ही जीन का। डीएनए का एक और हिस्सा है, एक विशेष पार्ट, ये एक विशेष हिस्सा है डीएनए का, एक स्पेसिफिक मैं लिख रहा हूँ, विशेष हिस्सा है। ठीक है, और इससे एक आरएनए, इस हिस्से का जो जीन है उससे एक विशेष प्रकार का आरएनए पैदा होता है। ठीक है, ये विशेष प्रकार का आरएनए जो डीएनए से गाइडेड है। ठीक है, जो इसका ही एक हिस्सा है प्रकार का। इस गाइडेड आरएनए को, आरएनए तो इसमें गाइडेड ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्पर। गाइडेड आरएनए को क्या बोलते हैं? ठीक है, बात समझ रहे? और इसका पूरा नाम क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्रिस्पर। और ये जो गाइडेड जो आरएनए देखते हो, इसके एक सिरा पर ऐसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार का एक एंजाइम होता है, युक्त होता है, उस एंजाइम का नाम है कैस। ये क्या है? एक विशेष प्रकार का एक स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं? इस पूरे दोनों को अगर मिला दो, क्रिस्पर को कैस को, तो क्या कहोगे? क्रिस्पर कैस लाइन, दोनों एक साथ क्या कहलाएगा? क्रिस्पर कैस लाइन। और क्रिस्पर कैस9 का यूज क्या करते हैं? तो इसको लेकर के, इस कैंची और धागे को लेकर के, ठीक है, जिस डॉक्टर चलता है टाँका लगाने के लिए, टाँका लगाने के लिए, टाँका लगाने के लिए उसको पूरा ठीक से ध्यान से काटना पीटना पड़ता है। तो ऐसे ही ये किसी जीव का, दूसरे का, किसी का ये डीएनए है, तो क्रिस्पर इसमें क्या करेगा? जो क्रिस्पर वाला पार्ट है, ये तय करेगा कि किस पोजीशन पे यहाँ पे कट लगाना है। क्या तय करता है? पहचान, हाँ, इस पूरे डीएनए का सर्वे करता है, इस पे जो कट लगाना है वो यहाँ से यहाँ पे लगाना है या यहाँ से यहाँ पे लगाना है, वो ठीक है, इस तरह का कट लगाने का काम करता है। मतलब इसमें क्या करेगा? ये पहचान करेगा कि काटा कहाँ से जाए, क्रिस्पर। और कैस क्या करेगा? कैस क्या है? ये क्या करेगा? ये काटने का काम करेगा। कैस9 का एंजाइम है, ये क्या करेगा? काटने का काम। अच्छा, काटने में कोई अगर गड़बड़ी भी हो गया, ठीक है, तो उस गड़बड़ी को भी सही करने का काम करेगा। ठीक है, कैस9 काटने, ठीक है, और कोई गड़बड़ हो गया, कोई गड़बड़ी हो गया तो उसे सही भी करने का, काटने एवं
मरम्मत, यहाँ मरम्मत ही लिखो, ठीक, मरम्मत। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आणविक कैंची। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या है ये, आणविक कैंची है। कौन, कैच9। ये आणविक कैंची का काम करता, अणुओं को काटने का काम था आणविक कैंची, ठीक है। समझ रहे बात। और ये अभी बड़े चर्चा में है, करंट में है। इस बार भी सवाल पूछा हुआ था, पीछे भी, आगे भी सवाल इससे पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे पिछले 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 साल ट्रांसक्रिप्टोम सवाल पूछ दिया था। और ये अगर आप लोग 2012-11 का भी नोट पढ़े होते हैं मेरा, तो वहां भी मिल जाता है ये, ठीक। और ये अभी आगे भी पूछेगा आप लोगों को, ये आगे भी अभी आप लोगों को मेन में भी नहीं आया, मेन में आ सकता है, ठीक है। तो ये है क्या बेसिक, तो ऐसा करके हम कर क्या रहे हैं, ये सब करके हम कर क्या रहे हैं। मान लो डीएनए के अंदर कोई जीन है, और जीन में खराब हो गया हुआ है, तो उस खराब जीन को हटा के सही जीन को जोड़ेंगे, या उस खराब जीन का मरम्मत करेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जीन चिकित्सा में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो उपयोग क्या इसका है, लाइन लिख सकते हो, यह जीन चिकित्सा का आधुनिक विधि है। एक लाइन लिखो, चलो इसको डायग्राम बना लो फिर लिखना। हाँ, तो लिख लो। आगे बताओ, तो उपयोग में लिख लो, यह जीन चिकित्सा का एक आधुनिक विधि है। यह जीन चिकित्सा का सर्वाधिक आधुनिक चिकित्सा का सर्वाधिक आधुनिक विधि है। जीन चिकित्सा का सर्वाधिक आधुनिक विधि है, सर्वाधिक आधुनिक विधि है। यह जीन चिकित्सा का एक सर्वाधिक आधुनिक विधि है। यह अत्यंत सस्ता, यह अत्यंत सस्ता, सटीक, सुरक्षित एवं सटीक, सुरक्षित एवं तीव्र गति से किया जाने वाला जीन चिकित्सा विधि है। इसमें सिर्फ दोषपूर्ण इसमें सिर्फ दोषपूर्ण जीन को इसमें सिर्फ दोषपूर्ण जीन को काटा ही नहीं जाता है, बल्कि उसका मरम्मत भी किया जा सकता है। इससे इससे सिर्फ दोषपूर्ण जीन को
काटा ही नहीं जा सकता है बल्कि उसका मरम्मत भी किया जा सकता है, उसका मरम्मत भी किया जा सकता है। जीवाणु इसका उपयोग करता है विषाणु के हमले से बचने के लिए। जीवाणु इसका उपयोग करता है विषाणुओं के हमले से बचने के लिए। और हम लोग इसका यूज करते हैं जीन से जुड़े गड़बड़ी को सही करने के लिए। और हम लोग इसका उपयोग करते हैं जीन से जुड़े हुए गड़बड़ी को सही करने के लिए। जीन से जुड़े गड़बड़ी को सही करने के लिए, अर्थात जीन चिकित्सा के लिए। जीन से जुड़े गड़बड़ी को सही करने के लिए अर्थात जीन चिकित्सा के लिए, अर्थात जीन चिकित्सा के लिए। को सही करने के लिए अर्थात जीन चिकित्सा के लिए। ठीक है, कॉपी सोडा लिख लो, सादा लेकर रख लो, ले आओ। अच्छा कॉपी रहेगा तो पढ़ोगे अच्छा लगेगा। ठीक है, और बार बार रफ फेयर नहीं, एक बार यहाँ कर लो और फेयर ही कर लिया करो और फिर ज़्यादा बार पढ़ो। ठीक है, ये समझ के बाद तो क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर क्या है? ठीक है, डीएनए के एक विशेष हिस्से का के द्वारा निर्देशित आरएनए है। ये किससे जुड़ा हुआ होता है? Cas9 से। ठीक है, Cas9 क्या है? एक विशेष प्रकार का एंजाइम। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, और तब जब ये गाइडेड आरएनए और Cas9 का जुड़ जाता है एक साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्पर Cas9। ठीक है, और इसका उपयोग क्या करते हैं? इसमें दो उपयोग हैं। क्रिस्पर का उपयोग क्या है? क्रिस्पर का उपयोग क्या है? पहचान करना कि कहाँ से काटना है। ठीक है, तो पूरे जीनोम को एक्सेस करता है ये। और कैस का काम क्या है? काटना, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होता है तो उसका मरम्मत करते भी जाना साथ साथ। काटना और कहीं कोई गड़बड़ी हुआ साथ साथ उसका मरम्मत भी करते जाना। ठीक है, इसलिए इसको आणविक कैंची कहते हैं। कौन? हाँ, नहीं, ये हम लोग करते हैं इसको, नेचुरली नहीं होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, नेचुरली कहीं नहीं होता है। ठीक है ना, हम लोग इसे क्या होता है, जब किसी में कोई रोग दिखता है तो रोग के जब जाते हैं जीन चिकित्सा करने के लिए, तो उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और ताकि जीन चिकित्सा को बेहतर कर सकें और उस रोग को जड़ से हम ठीक कर सकें। अब जैसे तुम्हारे शरीर में अगर कोई विशेष किसी अंग में कोई समस्या है तो उसको तो हम ठीक कर सकते हैं शरीर से। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीन चिकित्सा जो है दुनिया भर में अब आरंभ हो चुका है, और कायिक कोशिका जीन चिकित्सा और शरीर से जुड़ा हुआ कुछ चिकित्सा करवाना है तो उसको हम करवा सकते हैं। नहीं, बिफोर बर्थ क्या होगा? आफ्टर बर्थ भी होगा। जीन से जितने भी रोग हैं, जैसे मान लो किसी को, नहीं, जैसे मान लो शरीर में कोई विकृति हो, इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो वो जो जीन है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया हुआ है, उसे भी हम सही कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई ग्रंथि सही से काम नहीं कर रहा है, उसे भी हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम जीवन में शरीर को ठीक करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो, और दूसरा अगले पीढ़ी में होने वाले जो अनुवांशिक रोग हैं उससे भी कर सकते हो, पर अगले पीढ़ी वाले में रिस्क हो जाता है, तो वहां पर शुक्राणु और अंडाणु में जाकर के आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो वो शुक्राणु और अंडाणु पे अगर छेड़छाड़ करते हो तो दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसका अभी तक आकलन और इसका जो परिणाम है इसका निर्धारण नहीं हो पाया। तो जब तक इस चीज का परिणाम का निर्धारण नहीं होगा तब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं। तो जीन चिकित्सा में हम लोग अभी भी जो जर्म सेल है, जनन कोशिका है या शुक्राणु अंडाणु कोशिका है, उससे जुड़े हुए जो रोग है, जो वंशागत रोग है, अभी जो उस पे काम हम नहीं कर पा रहे। हाँ, शरीर से जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति के जैसे कुछ रोग है, जैसे मान लो किसी को पीड़ित है फिनाइल कीटोन्यूरिया से या एल्केप्टोन्यूरिया से, ब्लैक यूरिन डिजीज है उसको, तो वैसे रोगियों को हम इलाज हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्ति को ठीक करना है तो दो बड़ी बात होगा, या तो ठीक हो जाएगा तो, या तो वो कुछ में कोई रोग भी हुआ उसके मरने के साथ साथ रोग समाप्त हो जाएगा, उसके मरने के साथ रोग समाप्त हो जाएगा, अगला पीढ़ी में नहीं जाएगा। लेकिन शुक्राणु अंडाणु में करके तब अगर इलाज करते हो तो अगला पीढ़ी को बर्बाद करेगा और उसके अगला पीढ़ी को बर्बाद करेगा, और इस प्रकार से मानव जनसंख्या में फैलने लगेगा। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मानव जनसंख्या में कोई रोग फैले। बेहतर यही होगा कि हम उसको रोगों को एलिमिनेट करें या उसको आने से रोकें। तो हमारा प्रयास ये होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं जो भी जनरेशन आए वो बेहतर जनरेशन आए। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का अनुवांशिक दोष नहीं हो। और अब तक जो भी विधियां हम लोग अपना रहे थे जीन को सही करने के लिए या जीन को नॉकआउट करने के लिए, ठीक है, या जीन को रिप्लेस करके इलाज कर रहे थे, उसके जगह पे अब हम लोग क्या इलाज करेंगे, क्रिस्पर कैस का यूज करेंगे। ठीक है, और इसका तो हमने क्या बताया, सबसे तेज गति से उपयोग कर सकते हो, सस्ता है, सटीक है, और सिर्फ ये काटता ही नहीं है बल्कि मरम्मत भी करता है, उसे स्टिचिंग भी करते जाता है। तो सारा काम एक साथ हो रहा है ना। अरे ठीक है, एक प्रकार का मशीन है ना जीन स्तर के प्रकार का मशीन तो है कि डॉक्टर चीरा लगा रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ से वो सिलाई भी करते जा रहा है। ठीक है, जीन स्तर पर यही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जीन को काट के छोड़ दोगे जाके उधर थोड़ा सा माते हैं पान बीड़ी खा करके तब फिर जीन को ठीक करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आमतौर से सर्जरी में तो ही होता है ना, कई डॉक्टर होते हैं दिन भर ऑपरेशन करते रहता है, कई दफा क्या होता है पेशेंट को चीर उड़ दिए हुए है और जाके अपना खाना वाना खा रहा है, उधर से आया पैसे पेशेंट के गार्जियन जो है परेशान, डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो बोला अरे कैसा कि तो आखिरी स्टेज में तक केस लेके आ पाए, आपको समझ में बहुत रिस्की केस है, वो पता चला उन्हें खाऊ के आराम करे अपने घर में, पेशेंट भी चीज लेटा हुआ है। ठीक है, अब फिर वो आया आधा घंटे के बाद, फिर उनका रोज का काम है, तो उसे पता है कि क्या होना क्या है, अच्छा वो कितने देर में उसको बेहोश होगा, आके फिर मैं वो ट्रीट किया, मर गया तो बोल दिया, और जी गया तो बोला कितना। अब आप भी बाहर में भी लोग चिंता करते हैं, घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, 6 घंटा का ट्रेन चल रहा है, लोग आपको पता है 60,000 रुपये देना ही पड़ेगा, घंटा के हिसाब से पैसा होता है, टाका के हिसाब से पैसा हम लोग देते हैं, टाका कम है तो पैसा कम देंगे, टाका ज्यादा है पैसा ज्यादा देंगे। और डॉक्टर तो हर केस में थोड़ा भी कुछ हुआ मतलब, हाँ मतलब अब तो इससे बड़ा इससे भारी कभी हम ऑपरेशन किए ही नहीं थे, कि मेरे अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन यही है, सबके साथ यही कहता है। डेंगू हो जाए अगर तो लोग, मैं गया अस्पताल में भर्ती हुआ, बोला कि बाप रे अब तो बस मरते मरते बचे, हम कहे तुम बच गए, तुम्हारे यहाँ आगे से लग रहा है। ठीक है, बस आपका तो आखिरी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, स्पेसिफिक किसी अंग में प्रॉब्लम है तो उस अंग के हम जैसे सेल को हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं बाहर निकाल करके, और उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने के बाद फिर बॉडी में उसको हम पास कर देते हैं। अब वो अब मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा और वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ, अब पूरा बॉडी का जो प्रॉब्लम है उसको अब नहीं ठीक कर सकता है। अब ठीक है, जीन स्तर पे कुछ प्रॉब्लम होते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन अगला पीढ़ी में जा रहा है तो इस फॉर्म एक सेल लेंगे और उसको ट्रीटमेंट करेंगे, फिर तो अभी उसको अभी अपनाया नहीं गया है। शरीर वाला को हम लोगों ने जो विकसित देश है वहां अपनाया जा चुका है, वहां तो वो अभी रनिंग में, इंडिया में न शरीर वाला भी रनिंग में है न जीन वाला है। क्यों?
इंडिया में तो लोग एक दूसरे का ब्लड तक नहीं पीना चाहता है, कहते उसका धर्म ही अलग है, मेरा धर्म अलग है, ब्लड क्यों लूं? सानक पानी गिलास में नहीं पीना चाहता है, तो जो पानी नहीं पीना चाहता तो जिन कहाँ मिला रहा है? जो पानी नहीं साथ पी रहा है बैठ के, वो जिन क्या मिलाएगा, हड्डी ने क्या मिलाएगा? ठीक है, बाई बर्थ तो हम सबका मिला हुआ है, बाई बर्थ हम सभी एक है, हम सब हम ठीक है मानव है, हाँ हम सब मानव है, लेकिन हमने अपने में ही अंतर कर लिया ना कि हम मानव हैं, ये गोरा है, ये सांवला है, ये लंबा है, ये मोटा है, हर जगह परेशानी है। कुछ 5 लोग पतले हैं, उसमें कोई हेल्दी बिल्दी लग गया, मोटी, ठीक है। अब वो बेचारी अकेले है, अच्छा अगर वो हेल्दी वेल्दी 5 लोग एक जगह पे हैं और एक पतला आ गए, पतली, तो ये तो कंपेरेटिव होता है, ये समझ रहे, ये तो कंपेरेटिव बातें होती हैं लाइफ में, ठीक है ना। अब मैं कहा यहाँ पे लगी खींच बोला बोला कितना लंबा है, क्या बताओगे? जब तक मैं कोई और लकीर न खींचू कैसे बताओगे लंबा है कि छोटा है? ठीक है, समझ रहे, दिमाग में कोई फिल्म तो आएगा आपको, इसलिए बात होता है, तुलनात्मक बातें होती है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं हम लोग।